हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UR अकेडमी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर से जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली हैं वो हैं ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती हैं। और बात करें पियामीटर की तो ये मनुष्य के मस्तिष्क की भीतरी झिल्ली होती हैं। कौन सी झिल्ली होती है दोस्तों? भीतरी झिल्ली। और एरेकेनोइड की बात करें तो ये मनुष्य के मस्तिष्क की मध्य की झिल्ली होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य में सूंघने की क्षमता का नियंत्रण जो है वो घ्राणेंद्रिय पाली करती हैं। कौन सी? घ्राणेंद्रिय पाली करती हैं। घ्राणेंद्रिय पाली और ऑप्टिक पाली जो दोनों पालियां हैं ये क्रेनियल नर्व होती हैं। क्या होती है दोस्तों? क्रेनियल नर्व्स होती है दोस्तों। और बात करें अगर अपन सेरिब्रम की तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम चेतना, बुद्धि, बोध, इच्छा शक्ति, चतुराई इनका केंद्र होता है दोस्तों। और हमारे हंसने और रोने का नियंत्रण भी सेरिब्रम ही करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो अभी अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि मनुष्य में बुद्धि, चतुराई, बोध, इच्छा शक्ति इन सब का केंद्र जो होता है वो होता है सेरिब्रम, जिसे अपन हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और सेरिब्रम के बारे में डिटेल से स्टडी अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में की है दोस्तों। और अब अपन यहाँ पढ़ते हैं सेरिबेलम के बारे में दोस्तों। सेरिबेलम जो हैं वो संतुलन का आधार हैं और मस्तिष्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेरिबेलम क्या है? संतुलन का आधार है। ये हमारे शरीर में संतुलन, गति और समन्वय को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम के कारण ही आप सीधे खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, घूम सकते हो, संतुलन बनाए रख सकते हो अपनी बॉडी का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपना हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। बात करें स्पाइनल कॉर्ड की तो स्पाइनल कॉर्ड जिसे अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है तंत्रिका का वो समूह जो दिमाग का संदेश जो है शरीर के अन्य अंगों खासकर हाथों और पैरों तक पहुंचाता है वो स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाए तो स्थिति पूरे शरीर के लिए घातक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है दोस्तों। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नियमित करता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम है दोस्तों। क्या है? एंजाइम। अब बात करें एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन हैं जो जीवित सेल्स के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। ठीक है, बात करें अगर अपन वसा की तो जो वसा हैं वो शरीर को क्रियाशील बनाए रखती हैं, उपयोगी हैं शरीर के लिए, लेकिन वसा की अधिकता शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। बात करें अगर अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं साधारण चीनी होती हैं और जल अपघटन द्वारा चीनी में चेंज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के द्वारा चीनी में चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र देखें तो वो होता है CnH2nOn होता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अगर अपन हार्मोन के बारे में तो सजीव में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन का नियमन और नियंत्रण हार्मोन करते हैं दोस्तों। हार्मोन जो हैं बॉडी में सेल्स और ग्लैंड से स्रावित होते हैं।
कोशिकाओं और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्तों जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन तीनों आते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, सभी। तो जैव प्रक्रम होता क्या है दोस्तों? तो जैव प्रक्रम की बात करें तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से शरीर की मरम्मत, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। किसका? बॉडी के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, वो कराते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं वो प्रोसेस। तो बात करें जैव प्रक्रम की तो इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन वगैरह सभी इसके अंतर्गत आते हैं जो शरीर की मरम्मत का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो हैं वो मर्त जीवी के अंतर्गत आता है। अब मर्त जीवी क्या होते हैं? मर्त जीवी वो होते हैं जो मरे हुए एवं सड़ रहे जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और जो कवक होते हैं, कवक जिसे अपन फंजाई बोलते हैं, वो भी मर्त जीवी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें परजीवी की तो परजीवी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन जोंक, एंट अमीबा, उसके अलावा फीताकृमि, ये परजीवी के उदाहरण हैं। बात करें स्वपोषी तो स्वपोषी वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो होते हैं स्वपोषी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जो है 0.03% पाया जाता है। 78% की बात करें तो वो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। 21% की बात करें तो वो ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाला जो पौधा होता है वो स्कियोफाइट्स कहलाता है। छाया रागी पादप कहलाता है, स्कियोफाइट्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या हैं? तो फेफड़ा जो है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक है, बात करें क्लोम, क्लोम जिसे अपन गिल्द बोलते हैं, वो मछलियों में मुख्य श्वसन अंग होता है। क्लोम जिसे अपन क्या बोलते हैं? गिल बोलते हैं, वो मछलियों में मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित हैं? तो टीबी और निमोनिया जो हैं, ये दोनों बीमारियां जो हैं वो श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। डी आंसर इसका राइट होगा। बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया जो हैं वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। बात करें टीबी की तो टीबी को ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षय रोग कहा जाता है। बात करें टीबी के बारे में अपन तो टीबी जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है और टीबी एक घातक संक्रामक रोग है। जो टीबी हैं वो MTB, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होता है, MTB की वजह से होता है। आम तौर पर देखें तो टीबी जो हैं वो फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंग भी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसी क्वेश्चन में निमोनिया की। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो हैं वो शिशुओं, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है। निमोनिया इसको फुफ्फुस प्रदा के नाम से भी जाना जाता है। निमोनिया में क्या होता है, जो अपने वायु की जो थैलियाँ होती हैं वो द्रव या मवाद से भर जाती हैं। ठीक है, और औषधि के रूप में प्रतिजैविक पेनिसिलिन का यूज करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और बात करें डायरिया इसे अपन दस्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में ऐसी स्थिति होती है जिसमें खून जो होता है, ब्लड, वो धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। ब्लड धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। 140 90 यानी कि 90 से 140 की रेंज होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, अति तनाव की। और जो हाइपरटेंशन होता है वो धमनियों की दीवारों पर बहुत अधिक दबाव डालने की वजह से होता है दोस्तों। इसके विपरीत देखें हाइपोटेंशन के बारे में, तो हाइपोटेंशन जो है वो होता है निम्न रक्तचाप, जिसमें बेहोशी, चक्कर आ जाते हैं और दिमाग होता है अपना, उसको ज़रूरी ब्लड नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से हाइपोटेंशन होता है दोस्तों। बात करें पक्षाघात की, जिसे अपन बोलता है लकवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? लकवा बोलते हैं। पक्षाघात जिसे अपन लकवा बोलते हैं, ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें मांसपेशियों की क्रिया की संपूर्ण या आंशिक क्षति हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मांसपेशियों की क्रिया की संपूर्ण या आंशिक क्षति हो जाती है दोस्तों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या हैं? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ की बात करें तो वो अमोनिया है दोस्तों। बात करें यूरिया की, तो यूरिया मेंढक और मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ होता है। किसमें? एक तो मेंढक में, एक मनुष्य में। मेंढक और मनुष्य, इसमें उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। बात करें यूरिक अम्ल की, तो ये पक्षी में और सर्प में, पक्षी और सर्प, इनमें होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन, किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। बात करें अगर अपन वाष्पोत्सर्जन की, तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो जो लीफ होती हैं, पत्ती, उसे अपन प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बात करें अगर अपन हरित लवक की, तो इसे अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक प्रकार का कोशिकांग है ये, और इसका रंग जो होता है हरित लवक का, वो हरा होता है। ठीक है। और इनमें है ना, हरित लवक में पर्णहरित क्लोरोफिल रसायन के कारण इनका रंग हरा होता है। ठीक है। बात करें स्टोमेटा की, तो इन्हें बोलते हैं अपन रंध्र। एक छिद्र होता है जो पत्तियों, तनों और अन्य अंग के एपिडर्मिस में पाया जाता है, जिससे गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है। बात करें अगर अपन जड़ की, तो जड़ पौधे का वह हिस्सा होती है जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं दोस्तों? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र, जिन्हें अपन स्टोमेटा बोलते हैं। रंध्र ही पौधे में गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। बात करें अगर अपन तना की, जो तना होता है पौधे का वो भाग होता है जो भूमि के ऊपर भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फेफड़े का आकार होता है, जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका जो आकार होता है, फेफड़ा का जो आकार होता है, लंग्स का आकार, वो होता है
शंक्वाकार। कैसा होता है दोस्तों? शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार होता है। फेफड़े की बात करें तो इसका जो कार्य होता है फेफड़े का, वो क्या होता है? लंग्स का कार्य सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। किसके बीच? सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना फेफड़ा का कार्य होता है। और इसका जो आकार होता है वो होता है शंक्वाकार। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो अपचयन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? अपचयन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, अपचयन प्रक्रिया है भोजन का पाचन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन जो शब्द हैं उसका नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम है वो दोस्तों मेंडल ने दिया। पृथक्करण के नियम की बात करें तो पृथक्करण के नियम को विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं और इसे पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। पृथक्करण का नियम युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े, युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित अथवा पृथक्कृत हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई ये बात। और ये पृथक्करण का जो नियम है वो मेंडल ने दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने? ट्रेविरेनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो उन्हें अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो थियोप्रेस्टस जो हैं उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हैं वो दोस्तों ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई दोस्तों? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और दोस्तों शेयर करना न भूलें। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।